नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार में अब जीत के दावे हर कोने से सुने जा रहे हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या जेडीयू, अब हर राजनीतिक पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। प्रदेश के सियासी समीकरण में आज एक और दावेदारी बढ़ गई जब पटना में अखिलेश यादव की अगुवाई में 6 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर बिहार में किला फतेह का दावा किया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की संपत्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं और आरक्षण पर अब सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से खुलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या होगा आने वाले दिनों में बिहार का सूरत हाल, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लोकतंत्र 2015। बिहार में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में एकजुट 6 दल, अखिलेश यादव ने किया प्रचार का आगाज, चुनाव में जीत का दावा। मोहन भागवत के बयान के बाद आरक्षण पर बहस तेज, लालू यादव के बाद मायावती ने की तीखी आलोचना, बीजेपी ने दी सफाई। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की संपत्ति पर विपक्ष ने उठाए सवाल, पूछा 5 साल में कैसे बढ़ी इतनी संपत्ति। और मुंगेर जिले में जनता को विकास का इंतजार, सड़क, पुल और कानून व्यवस्था बड़ा चुनावी मुद्दा। समाजवादी पार्टी की अगुवाई में 6 दलों का सेक्युलर फ्रंट बिहार के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज पटना में समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में धर्मनिरपेक्षता एक बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए। बिहार के सियासी समर में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सेकुलर फ्रंट के प्रचार अभियान का आगाज किया। उन्होंने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए, मैंने सुना कि बहुत बड़े सपने दिखाए गए, और ऐसे सपने, ऐसे अच्छे दिनों के सपने जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि जमाना बदला है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का जमाना है। वो उस पार्टी का नारा नहीं था, वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग वाली कंपनी का नारा था। अखिलेश यादव ने चुनाव में सेकुलर फ्रंट की जीत का दावा किया और धर्मनिरपेक्षता को बड़ा मुद्दा बताया। आज बिहार की जनता को जरूरत है एक सेकुलर रास्ते की। बिहार की जनता की जरूरत एक सोशलिस्ट रास्ता हो। और मैं ये कह सकता हूं, जितने लोग बैठे हैं और ये गठबंधन जो आगे काम करेगा, ये सेकुलर और सोशलिस्ट रास्ता बिहार में तय कराने का काम। समाजवादी पार्टी पहले जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन सीट बंटवारे से नाराज होकर वो अलग चली गई। बाद में समाजवादी पार्टी ने 5 दलों के साथ मिलकर सेकुलर फ्रंट बनाया है। इसमें समाजवादी पार्टी के अलावा एनसीपी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और पीए संगमा की एनपीपी, पप्पू यादव की जन अधिकार मोर्चा और समरस समाज पार्टी शामिल है। अमिताभ अरुण दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो बिहार की राजनीति में एक और धुरी का जन्म हुआ है इस चौथे फ्रंट यानी कि सेकुलर फ्रंट के नाम से। नवेंदु साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं बिहार के सियासी समर को, सियासी गणित को। नवेंदु जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। सबसे पहला सवाल तो इस सेकुलर फ्रंट को लेकर है, इसकी रेलेवेंस क्या है? इस पर जाने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो गठबंधन बना है, ये सीटों को लेने के लिए बना है, सीटें जीतने के लिए बना है, या आप सिर्फ इसको वोट काटने वाला एक गठबंधन देखते हैं? जी दीपक जी, जाहिर तौर पर देखा जाए तो पूरे अगर इस प्रकरण को, जो महागठबंधन बनना था जिसमें मुलायम सिंह यादव भी होने थे, एनसीपी तारिक अनवर की पार्टी भी होनी थी, तो ये सब लोग होने थे, लेकिन ये नहीं हुए, अंततः अलग हुए। तो बात आकर हुई कि साहब टिकट का, सीटों का कुछ मामला है कि हमको नहीं पूछा गया। मुलायम सिंह ने कहा कि जितनी सीटें हमको मिलनी चाहिए थी नहीं दिया गया। लेकिन अंततः अब जो स्वरूप बनकर आया और एक थर्ड फ्रंट के तौर पर ये
5 पार्टियां मिलकर एक जो मोर्चा इन्होंने बनाया है, तो दरअसल बिहार के चुनावों को भी देखेंगे तो इनका वजूद बहुत नहीं रहा है पहले भी बिहार के चुनाव में कि ये सीटें निकाल लें। और अब जबकि एक आमतौर पर आम बिहारी मतदाता भी समझ रहा है कि मुकाबला कहीं न कहीं बिल्कुल साफ नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार यानी कि एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच है, तो फिर ऐसे में कोई भी थर्ड फ्रंट हो या फिर वाम मोर्चा हो, जीतने की बहुत स्थिति तो इनकी नहीं बन रही है। अलबत्ता ये बात सही है कि ये वोट काटेंगे और जो जीतने वाले उम्मीदवार हो, चाहे वो दोनों तरफ के उम्मीदवार एनडीए के भी हो सकते हैं और फिर गठबंधन के भी हो सकते हैं, दोनों तरफ के उम्मीदवारों को क्षति तो पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसी पर अगला सवाल पूछ रहा था नवेंदु जी आपसे कि आप कह रहे हैं कि वोट काटेंगे, ये तो साफ हो चुका है कि वोट काटने वाला ही एक ये मोर्चा है, लेकिन वोट ज्यादा किसके कटेंगे? क्योंकि आपने जैसा बताया और सभी जानते हैं कि ये महागठबंधन का हिस्सा दरअसल होने चाहिए थे कायदे से, लेकिन बात नहीं बनी। तो अब ये कहाँ के, ये जाहिर सी बात है महागठबंधन की वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं या एनडीए का भी कोई एक पक्ष है जो इनके साथ आकर खड़ा हो रहा है? जी बिल्कुल, ये इसमें देखिए स्पष्टतः ये बात साफ है कि जो गठबंधन के वोट हैं, जो उनका जनाधार है, उस जनाधार को ये क्षति पहुंचाएंगे। चूंकि एक बिल्कुल पिछड़ा जनुभार की पार्टियां जो हैं वो इसके घटक अंग है, ये तीसरे मोर्चे की। लेकिन जो बिहार में पूरा जो एक सोशल इक्वेशन है, उस सोशल इक्वेशन में और फिर अभी जो वोटों का जो बंटवारा चल रहा है, और इस बंटवारे के बाद हर दल में विक्षुब्धों की बाढ़ सी आ गई है। सारे दल में एक से पुराने नेता, नए से नए नेता सब बिफर रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला। उनके फिर जातीय आधार अलग हैं। वो बीजेपी के भी लोग हैं जो कि टिकट नहीं मिलने के कारण जो क्षुब्ध हैं, जो बाहर आके रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वे जो कि एलजेपी के लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला, रामविलास पासवान के दामाद को ही टिकट नहीं मिला, वो चिल्ला रहे हैं। ऐसे कई लोग भी इस तीसरे मोर्चे की ओर भाग रहे हैं और उनको ये मोर्चा टिकट दे रहा है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं भीतरघात के शिकार होंगी। वे पार्टियां जिनके नेता ये हुआ करते थे, अब आप ये तीसरे मोर्चे की छतरी के नीचे समा रहे हैं। तो इस आधार पर ये कहीं ना कहीं ये जितने ऐसे संगठन या घटक या मोर्चा जो आ रहे हैं, ये नुकसान तो पहुंचा रहे हैं और दोनों को पहुंचा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। बहुत बहुत शुक्रिया नवेंदु जी। और जिस तरह से आपने इसको एक छतरी की संज्ञा दी है, जिस तरह से सियासी घमासान चल रहा है, जो दल हैं उनसे लोग मुखर हो रहे हैं, बिफर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लग रहा है कि जो तीसरा मोर्चा जिसकी एक आस लगाए हुए बैठे थे जितने भी बागी हैं, उनको एक छतरी के तौर पर ये तीसरा मोर्चा जरूर दिख रहा है। और आने वाले वक्त में शायद इस छतरी के नीचे कुछ और सियासी दल, कुछ और चेहरे नजर आए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं आरक्षण नीति की बात। आरक्षण नीति पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। उनके बयान पर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा तो बिहार के सियासी समर में बयानबाजी हुई। हालांकि बीजेपी मौजूदा आरक्षण नीति पर पुनर्विचार से इनकार कर रही है। बिहार में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान पर अब बहस तेज हो गई है। लंबे वक्त बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती प्रेस से मुखातिब हुई। उन्होंने 2003 में भी बीजेपी पर ऐसी ही कोशिश करने का आरोप लगाया। यदि आरएसएस की इस घोर जातिवादी मांग पर श्री मोदी की सरकार ने कोई भी इनके पक्ष में कदम उठाया तो फिर हमारी पार्टी उसी प्रकार से पूरे देश भर में अपनी पूरी दमदारी से आवाज उठाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने बयान पर बीजेपी की तीखी आलोचना की। डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी पुरानी है, उसी पर चल रहे हैं। आरएसएस एंटी रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करेगी और भारतीय जनता पार्टी प्रो रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं उनके फेवर में बोलती है। भाजपा आरक्षण विरोधी, पिछड़ा दलित विरोधी है। अब मोहन भागवत ने कल कहा कि आरक्षण को खत्म करके समीक्षा करके समाप्त करना चाहिए, तो इनका कलई खुल गया। असली बात जो बीजेपी का विचार है वह प्रकट हो गया आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद। लेकिन
ऐसा करके जरा वो दिखाएं। यह काम वो कर नहीं सकते हैं। जो अधिकार लोगों को मिला है उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन बीजेपी नेता सुशील मोदी का कहना है कि संघ प्रमुख के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। उन्होंने ये कहा है कि नए वर्गों को भी आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो तबके आरक्षण से वंचित हैं उन तबकों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बयान पर उठे सियासी तूफान के बाद सरकार को लगातार दूसरे दिन भी सफाई देनी पड़ी। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि मौजूदा आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। विपिन सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की संपत्ति पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का सवाल है कि पिछले 5 साल में उनकी संपत्ति 1000 गुना बढ़ी तो बढ़ी कैसे। मांझी ने सोमवार को मखदूमपुर सीट से नामांकन करते हुए अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोमवार को मखदूमपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। मांझी ने नामांकन में संपत्ति का ब्यौरा देते हुए खुद के पास 2.5 लाख रुपए कैश, 32,46,876 रुपए बैंक में जमा राशि, 1,25,000 की एम्बेसडर और 4,50,000 की स्कॉर्पियो, 13 लाख रुपए का एक घर, जो कुल मिलाकर 53,71,876 रुपए बना। जबकि साल 2010 में चुनाव लड़ते समय मांझी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा तकरीबन 5.5 लाख रुपए दिया था। विपक्ष अब 5 साल में मांझी की संपत्ति 1000% बढ़ने पर सवाल उठा रहा है। ऊंचे पैमाने पर धन संग्रह करने में लगे हुए हैं, लेकिन भाजपा से उनका रिश्ता कायम होने के बाद भाजपा मौन है। जिस समाज का तथाकथित तौर पे वो कहते हैं कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं या नुमाइंदगी करने की चेष्टा करते हैं, उस समाज की जो हालत है और उसके बरक्स, उसके विज़ेवी उनकी जो संपत्ति हुई है, तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है पूरे बिहार की आवाम को। मांझी के संबंध में आश्चर्यजनक प्रॉपर्टी में बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि चूंकि बिहार के चुनाव आ रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब इस बात की दखल लेंगे और इनकम टैक्स इस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि मांझी इन आरोपों को बेबुनियाद ठहरा रहे हैं और इसके पीछे राजनीति को एक वजह मान रहे हैं। हम समझते हैं कि 2005 या 2000 के आसपास में जो वैल्यूएशन था, वो वैल्यूएशन को आगे बढ़ा करके अगर देखा जाए तो 4 गुना 5 गुना तो वैल्यूएशन बढ़ जाता है। उसी संदर्भ में वो बातें हुई है। वो 1100 गुना नहीं है और वो हो सकता है 10 गुना हो, 5 गुना हो, 8 गुना हो। मांझी के साथ साथ उनकी पत्नी की संपत्ति में हुए इजाफे पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। 2010 में उनकी पत्नी के पास 1 लाख रुपए की संपत्ति थी, जो आज 5 साल बाद बढ़कर तकरीबन 12.5 लाख हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए और फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे समस्तीपुर के राजनीतिक समीकरण और वहां के हालात। नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी की होगी समीक्षा। विवाद के बाद सरकार ने बदला रुख। मसौदे पर जनता की राय लेगी सरकार। देखिए पहली खबर, इंक्रिप्शन पॉलिसी, रात 8 बजे। और अब बात करते हैं बिहार के उस जिले की जहां 45 साल पुरानी एक बड़ी समस्या अब भी वहीं की वहीं खड़ी है। बात हो रही है मुंगेर जिले की, जहां 13 साल से बन रहे गंगा पुल के निर्माण का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ। यह पुल मुंगेर को कई जिलों से सीधे जोड़ेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अब तक ना तो पूरा होने से यहां की जनता बेहद त्रस्त है। बिहार का मुंगेर जिला अवैध हथियारों से लेकर नक्सली वारदातों तक ये जिला अक्सर खराब कानून व्यवस्था के लिए सुर्खियों में रहा है। लेकिन यहाँ एक ऐसी भी बुनियादी समस्या है जिसने पिछले 45 साल से यहाँ के बाशिंदों का जीना दूभर कर रखा है। वो समस्या है गंगा नदी पुल की। मांग 1970 से उठ रही है। 2002 में पुल निर्माण का काम शुरू भी हुआ, लेकिन आज 13 साल बाद भी
समस्या अपनी जगह बरकरार है। इस पुल के नहीं बनने से हमारे जो गाड़ियां आती है मुंगेर में, वो बड़ी गाड़ियां नहीं आ पाती है। बस एक ही रूट है जो कि पटना रूट से, अब बाकी हमारा ये मुंगेर टापू बन चुका है। इस पुल को नहीं बनने से पेट्रोल और डीजल 2 रुपया महंगा मिलता है, जिसके वजह से यहाँ के किसानों को और यहाँ के जो भी व्यवसायी हैं, जो भी कृषि करने वाले हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों को पैसा ज्यादा देना पड़ता है। ये पुल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मुंगेर को कई जिलों से जोड़ेगा, अब चाहे वो रेल हो या फिर सड़क यातायात। इस पुल के बनने किलोमीटर का सफर 20 मिनट में यहाँ के लोग तय कर पाएंगे। मौजूदा हालात में बेगूसराय या खगड़िया जाने के लिए लोगों को 120 से 140 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जबकि दूरी केवल 20 से 40 किलोमीटर की ही है। बीजेपी के नुमाइंदों की माने तो 2002 में वाजपेयी सरकार ने पुल के निर्माण की शुरुआत की थी, जो कांग्रेस सरकार के आते ही ठप हो गई। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। रोड का जो लाइन है वो उस पर अभी काम नहीं हुआ, जिसके कारण जनता को नाव के सवारी से, छोटी नौका से जाना पड़ता है। कभी कभी जो है नौका डूबती भी है। 7 वर्षों में पूरा हो जाना चाहिए था, आज 2015 हो गया है। 2009 में इस पुल पर चलने की व्यवस्था अटल जी ने कर दी थी, लेकिन यूपीए की सरकार आने के बाद लालू जी इस पुल को रोकने के लिए अंतिम दम तक प्रयास लगाए। अब जिम्मेदार जो भी हो, पीड़ित आम जनता ही है। आरोप तो सब लगा रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा इस मुसीबत का हल आखिर कौन निकालता है। गंगा का बस ये एक पुल मुंगेर जिले में तरक्की के दरवाजे खोल सकता है, लेकिन पिछले 1.5 दशकों में ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। नेताओं के दावों, वादों और आरोप प्रत्यारोपों के बीच जनता के सरोकार कैसे हाशिए पे चले जाते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, मुंगेर। और मुद्दों के बाद वापस सियासत की तरफ लौटते हैं तो बिहार में पहले दौर में जिन 10 जिलों में मतदान होना है उनमें समस्तीपुर भी एक है। 12 अक्टूबर को वोटिंग के लिए यहां सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। समस्तीपुर को राजनीतिक तौर पर बड़ा ही संवेदनशील जिला माना जाता है और कभी कर्पूरी ठाकुर की राजनीति का ये गढ़ हुआ करता था। आइए देखते हैं कि आज समस्तीपुर कैसा है और वहां के राजनीतिक समीकरण क्या हैं। उत्तरी बिहार का जिला समस्तीपुर मिथिलांचल का हिस्सा है। राजधानी पटना से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर बसे समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ करीब 3 दशकों तक जनता दल की तूती बोलती थी, लेकिन अब न जनता दल है और न ही उनसे निकली पार्टियां एकजुट। लेकिन मतदाताओं की नजर राजनीतिक दांवपेच से कहीं ज्यादा विकास की तरफ है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तो सबसे ज्यादा बिहार में जरूरत है। जो दिल्ली बम्बई जाते हैं वहाँ पे डोनेशन दे के बच्चे रहते हैं, उससे बेहतर होता है जो यहाँ पे ये अच्छे बच्चे यहीं पे रहते हैं। एक सुई तक की फैक्ट्री नहीं है यहाँ, बहुत दिक्कत है बेरोजगार लोगों के लिए। गंदगी के बहुत अथी है, उस सब की व्यवस्था बाजार में है नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं स्टेशन रोड पे ही देख लीजिए, रामबाबू चौक पे देख लीजिए कितना भीड़ भाड़ रहता है। लगभग 10 बजे से लेकर के जाम ही लगा रहता है। बाइक वाले को परेशानी, पैदल वाले को परेशानी। शहर में फौरी निगाह दौड़ाने से ही स्थानीय लोगों की बातें सच लगने लगती हैं। सड़कों पर कूड़े का अंबार है और बस अड्डे की खाइयों में हिचकोले खाती बसें दौड़ती हैं। ये जर्जर इमारत कभी इस जिले की एकमात्र चीनी मिल हुआ करती थी, लेकिन अब इस पर ताला लगे करीब 2 दशक गुजर गए हैं। इमारत के एक हिस्से को प्रशासन ने चुनाव सामग्री रखने का भंडार बना लिया है। सबसे बड़ा मुद्दा शहर का एक चीनी मिल शहर में है, तो तकरीबन 3 दशक से यहाँ बंद है और यहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों ने इस मुद्दे को उठाया भी, लेकिन यहाँ पर किसी ने उस तरफ पहल नहीं की। हम लोगों का यहाँ खेती होता था ईख का, जो कि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग जब से देख रहे हैं ऐसा ही बंद पड़ा हुआ है। इधर अब गन्ना का खेती होता ही नहीं, हम लोग नहीं देखते। जिले से कई दिग्गज नेता जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे, लेकिन समस्तीपुर अपनी किस्मत पर रोता रहा। जब सियासत और समस्तीपुर की बात हो तो एक ही चेहरा सामने आता है और वो है दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर का। अपने 46 सालों के राजनीतिक जीवन में कर्पूरी समस्तीपुर के लोगों से जुड़े रहे, लेकिन उनके जाने के बाद विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट चुके इस जिले में अब कर्पूरी के नाम का सहारा लेकर राजनीति करने वालों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
2010 के बीते चुनाव में 10 में से 6 सीटों पर जेडीयू, 2 पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 2 सीटें आरजेडी के खाते में गईं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और भाजपा सभी अलग थे। उस समय जेडीयू के पास भाजपा के वोट बैंक का समर्थन नहीं था और जिसका नुकसान जेडीयू को भुगतना पड़ा। उससे ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे आरजेडी और उसके जो कैंडिडेट या अलायंस थे उसके, लोकसभा में कांग्रेस के साथ इनका अलायंस था, तो समस्तीपुर में भी कांग्रेस सेकंड पोजीशन पे रही। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद यहाँ के राजनीतिक समीकरण पेचीदा हो गए हैं। आरजेडी के साथ मिलकर जेडीयू इस बार नए सिरे से यहाँ जोर लगा रही है। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बेरोजगारी वैसे तो पूरे बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है, लेकिन जमुई जिले में हालात ज्यादा खराब हैं। ज्यादातर लोगों के पास आमदनी का जरिया नहीं है और इसी मजबूरी के चलते महिलाएं बीड़ी बनाने का काम करती हैं, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद मिलते हैं तो सिर्फ चंद रुपए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीड़ी के पत्तों में तंबाकू भरने में ही इन महिलाओं की जिंदगी गुजरती है। दिन भर में 1000 बीड़ी बनाने के बाद इन्हें महज 40 से 60 रुपए मिलते हैं। देश भर में सबसे सस्ते बीड़ी मजदूर जमुई में ही हैं। बावजूद इसके यहाँ बीड़ी फैक्ट्रियाँ बहुत पहले बंद हो चुकी हैं, लेकिन सस्ती मजदूरी के चलते बाहर की कंपनियां आज भी जमुई का रुख करती हैं। यहाँ करीब 15,000 महिलाएं इस काम से जुड़ी हैं। ज्यादातर पुरुषों के पास भी कोई रोजगार नहीं। ऐसे में महिलाएं कम पैसों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। मजबूरी के उलाचार में बनावे पड़ा है, बाल बच्चा खाए वाला आँख न उतना मालूम आपदा है, तब तैयो मजबूरी बच्चा बुतरू के चलती से, पेट के चलती से देह में सुख न। कितना पैसा मिलता है? 60 रुपया 1000 भी नहीं बनाने में। रोजगार बोलेंगे सरकार को देने के लिए। मेरा पति कमाता है, उसमें घर नहीं चल पाता, उसी मजबूरी वजह से थोड़ा हम भी सहारा करते हैं उनको बीड़ी बना के। जमुई की आबादी करीब 17 लाख है। कोई उद्योग धंधा नहीं है, लिहाजा युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। 2010 में जिले की 4 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी। तब बीजेपी जेडीयू के साथ सत्ता में भागीदार थी, लेकिन अब बीजेपी बेरोजगारी के लिए जेडीयू को जिम्मेदार ठहरा रही है। चौक पे जाते हैं मजदूरी करने के लिए, किसी दिन मजदूरी मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है। हमारे सरकार जो है हम लोग पे कोई ध्यान नहीं दिया है। रोजगार का कोई यहाँ कोई साधन है ही नहीं, न कोई फैक्ट्री है, न कोई इंडस्ट्रीज है, न कोई ऐसा ऑफिसेज है कि जहाँ लोग वहाँ पढ़े लिखे नौजवान रोजगार कर सके। पढ़ने की व्यवस्था नहीं, पढ़ने के लिए भी लोग बाहर जाते हैं। जमुई में नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है तो महिलाओं का नसीब बीड़ी के पत्तों में लिखा जा रहा है, जबकि सियासी लोग एक बार फिर जमुई की सूरत बदलने का दावा कर रहे हैं। मुनव्वर राना का शेर है कि मेरी आंगन की कलियों को तमन्ना शहजादों की, मगर मेरी मुसीबत ये है कि मैं बीड़ी बनाती हूँ। जमुई के महिलाओं का जीवन सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के आखिरी पहर तक जीजी विशा के संघर्ष में बीतता है। जहां घर के जवान सदस्य बेरोजगार बैठे हों, वहां महिलाएं और करें भी तो क्या करें। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, जमुई। तो लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी ये खास पेशकश आप देख सकते हैं सोमवार से शनिवार रात 7:30 बजे, 10:30 बजे और सुबह 7 और 11 बजे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।